नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि संबंधी बिलों का कांग्रेस ने किया जमकर विरोध। कहा साजिश रच रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि संबंधी जो अध्यादेश आए हैं उस पर मोदी सरकार इस वक्त घिरती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर छात्रों ने किए जूते पॉलिश और मनाया बेरोजगारी दिवस। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि अध्यादेशों को एनडीए में भी पड़ गई है फूट और अब केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दे दिया है इस्तीफा। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी के और केंद्र सरकार के नीति के खिलाफ विरोध में उतरकर इस्तीफा दे दिया। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है किसान विरोधी कानून वापस लेना चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कृषि संबंधी बिलों का कांग्रेस ने किया विरोध। कहा साजिश रच रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने सरकार के कृषि संबंधी बिलों का विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार खेत खलिहानों को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने की साजिश रच रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये 3 काले कानून हरित क्रांति को हराने की घिनौनी भाजपाई साजिश है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कोरोना महामारी की तरह है जो खेती किसानों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। सुरजेवाला ने कहा मोदी जी कसम किसानों की खाते हैं और दोस्ती मुट्ठी भर पूंजीपतियों से निभाते हैं। आज मोदी सरकार ने संसद में किसान और खेती विरोधी एक काला अध्याय लिख डाला। किसान खेत मजदूर के उज्जवल भविष्य को रौंदकर उनके भाग्य में बैधाली लिख दी। कांग्रेस नेता ने कहा कि अनाज मंडी, सब्जी मंडी यानी एपीएमसी को खत्म करने से कृषि उपज खरीद व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ऐसे में किसानों को ना तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा और न ही बाजार भाव के अनुसार फसल की कीमत। सुरजेवाला ने कहा कि मंडियां खत्म होते ही अनाज सब्जी मंडी में काम करने वाले लाखों करोड़ मजदूरों, आड़तियों आदि की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अध्यादेश की सबसे बड़ी खामी यही है कि यह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी देना अनिवार्य नहीं। जब मंडी व्यवस्था खत्म होगी तो किसान केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर निर्भर हो जाएगा और बड़ी कंपनियां किसान के खेत में उसकी फसल की मनमर्जी की कीमत निर्धारित करेंगी। यह नई जमींदारी प्रथा नहीं तो और क्या है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के जन्मदिन पर छात्रों ने किए जूते पॉलिश, मनाया बेरोजगारी दिवस। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को 70 साल के हो चुके हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। इस मौके जहां बड़े बड़े नेता, नेपाल के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति सहित सारा जगत प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो वहीं आज पंजाब यूनिवर्सिटी के एनएसयूआई टीम ने इस दिन को अलग तरीके से मनाया। बता दें कि आज सेक्टर 17 में एनएसयूआई स्टूडेंट्स ने 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान वह सड़क पर सब्जी बेचते, चाय पकौड़े बेचते और जूते पॉलिश करते हुए दिखाई दिए। इस मौके उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिससे उनके भविष्य पर काफी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को डिग्रियां लेकर दर व दर घूमते स्टूडेंट्स की ओर से भी ध्यान देना चाहिए और उन्हें नौकरियों का इंतजाम करना चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि अध्यादेशों को लेकर एनडीए में फूट, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से सदन में प्रस्तावित कृषि अध्यादेशों को लेकर राजग में फूट नजर आ रही है। पंजाब हरियाणा में इन अध्यादेशों को लेकर विरोध के बीच अकाली दल की नेता और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है। शिरोमणि अकाली दल के कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के साथ ही इन विधेयकों को लेकर एनडीए में बिखराव साफ नजर आने लगा है। इन विधेयकों को लेकर हरियाणा और पंजाब में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि किसानों से जुड़े 3 विधेयकों के विरोध में मंत्री पद से इस्तीफा देंगी। उन्होंने केंद्र को चेतावनी देते हुए लोकसभा में कहा कि अगर सरकार किसानों पर लाए जा रहे बिल नहीं रोकती है तो केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे देंगी। कांग्रेस और अन्य दल विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यह एमएसपी प्रणाली द्वारा किसानों को प्रदान किए गए सुरक्षा कवच को कमजोर कर देगा और बड़ी कंपनियों द्वारा किसानों के शोषण की स्थिति को जन्म देगा। इससे पहले सदन में विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि किसानों के लिए काला कानून लाया जा रहा है, इससे किसानों को बख्श देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का सहयोगी शिरोमणि अकाली दल भी विधेयक के खिलाफ बोला है। भाजपा के वीरेंद्र सिंह ने विधेयकों को किसानों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि यह आजादी के बाद पहली सरकार है जिसने किसानों की समृद्धि के लिए काम किया। आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन ने आरोप लगाया कि सरकार ने कोविड-19 के हालात का फायदा उठाते हुए इन अध्यादेशों को लेकर कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने का प्रयास किया है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव, सिंधिया को उनके गढ़ में घेरेंगे पुराने दोस्त सचिन पायलट, कांग्रेस ने बनाई दूर की रणनीति। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा का उपचुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस ने तय किया है कि वह ग्वालियर चंबल संभाग में पार्टी के पक्ष में प्रचार कराने के लिए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को उतारेगी। दरअसल पायलट से चुनाव प्रचार करवाकर कांग्रेस एक तीर से कई शिकार करना चाहती है। मध्य प्रदेश में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 27 सीटें पहले कांग्रेस के पास ही थी। 25 सीटें तो कांग्रेस के विधायकों की बगावत के चलते खाली हुई हैं। ये 25 पूर्व विधायक पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, जो अब उनके साथ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। सचिन पायलट की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ महीने पहले तक कांग्रेस में ही थे और उनके बहुत पुराने मित्र भी हैं। लेकिन सिंधिया अब भाजपा से सांसद बन चुके हैं और पायलट करीब 1 महीने तक कांग्रेस से बगावत का झंडा बुलंद करने के बाद अच्छे बच्चे की तरह घर वापसी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में पायलट बनाम सिंधिया, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर चुके सचिन पायलट को गांधी परिवार किसी तरह समझा बुझाकर घर वापसी कराने में तो सफल रहा है, लेकिन पार्टी में उनके पुनर्वास का काम अभी होना बाकी है, क्योंकि अपनी ही पार्टी और सीएम के खिलाफ आवाज बुलंद करने के चक्कर में उनकी डिप्टी सीएम की कुर्सी और प्रदेश अध्यक्ष का दफ्तर दोनों छिन चुका है। वहां गहलोत और पायलट की सियासी ट्यूनिंग इतनी बिगड़ चुकी है कि फिर से दोनों को एक ही जगह रखना पार्टी के लिए वही परेशानी मोल लेने जैसा है। इसलिए पार्टी फिलहाल पायलट को वहां से निकालकर मध्य प्रदेश उपचुनाव में लगाना चाहती है, क्योंकि वहां पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी अपना हिसाब चुकता करना है, जिनकी बगावत के चलते मार्च में 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार गिर गई थी। दिलचस्प बात यह है कि जब जुलाई में राजस्थान में पायलट बागी बने थे, तब ऐसी खबरें आ रही थी कि ग्वालियर के पूर्व महाराज और पायलट के पुराने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें मध्य प्रदेश दोहराने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। कांग्रेस के रणनीतिकार मध्य प्रदेश में महाराज की बगावत को भुला नहीं पाए हैं। खासकर कमलनाथ तो सिंधिया से हिसाब करने का मौका ही तलाश रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनके गढ़ में ही मात देने के लिए उनके पुराने दोस्त से सहयोग मांग लिया है। मुंबई मिरर से बातचीत में सचिन पायलट ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने मुझसे मध्य प्रदेश उपचुनाव में प्रचार के लिए कहा है। मैं निश्चित तौर पर करूंगा। कांग्रेस के एक वफादार सिपाही होने के नाते मेरी यहाँ जिम्मेदारी है कि जहाँ भी जब भी जो भी मैं कर सकता हूँ करूँ। मध्य प्रदेश मेरे लिए अपने ही क्षेत्र जैसा है, क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ चुनाव होने हैं वो राजस्थान के नजदीक है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सख्त हुई मुंबई पुलिस, पूरे शहर में धारा 144 लागू। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने नए प्रतिबंध लगाए हैं। लोगों की आवाजाही और जमा होने पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने शहर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और आगामी 30 सितंबर तक बने रहेंगे। इस दौरान पुलिस ने सिर्फ अति आवश्यक काम और इमरजेंसी में ही बाहर निकलने की छूट दे रखी है। इससे पहले अप्रैल और मई महीने में कोरोना के कहर के बाद जून जुलाई में मुंबई को महामारी से थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से नए मामलों में तेजी आई है। पूरे महाराष्ट्र राज्य में 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र देश में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। अकेले महाराष्ट्र में महामारी के 11,21,221 केस सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से 7,92,832 रिकवर भी हो चुके हैं और एक्टिव केस की संख्या 2,97,506 है। अब तक 30,883 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में विशेष रूप से मुंबई के डेथ रेट को लेकर भी चिंता जाहिर की जा चुकी है। मुंबई का डेथ रेट राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा रहा है। इस बीच भारत कोविड-19 महामारी का वैश्विक एपिसेंटर बन चुका है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 51 लाख के पार कर गई है। इस वक्त पूरे देश में एक्टिव केस की संख्या तकरीबन 10 लाख है। हालांकि भारत में मामलों की बढ़ती संख्या के रिकवरी रेट भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उप मुख्यमंत्री बोले, बिहार के लोगों को पलायन करने में मजा आता है, इसलिए लोग जाते हैं। राजद ने कहा, शर्म करो। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों का एक दूसरे पर तीखा प्रहार करना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में राजद ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर निशाना साधा है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान सुशील मोदी यह कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार की एक परंपरा रही है कि बिहार के लोगों को बाहर जाकर काम करने में एक आनंद आता है, उनको अच्छा लगता है। किसी को ज्यादा कमाना हो, 2 जून की रोटी से अधिक कमाना हो तो बाहर जाता है। सुशील मोदी के इस वीडियो को शेयर करते हुए आरजेडी ने निशाना साधा है। आरजेडी ने ट्विटर पर लिखा है, बिहार के लोगों को पलायन करने में मजा आता है।
रोजी रोटी के लिए बिहारी पलायन नहीं करते। इन मानसिक रूप से दिवालिये सज्जन की माने तो बिहार वासियों को घर परिवार के साथ रहना काटता है। बिहारी मौज मस्ती के लिए पलायन करते हैं और मजे के लिए ही हजारों किलोमीटर भूखे प्यासे गर्मी में लौट आए। क्या इनसे आप स्थिति सुधारने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो 15 साल बाद इस बेशर्मी से सच में मुकर जाएं? बिहार के लोगों को पलायन करने में मजा आता है। ये मानसिक दिवालिये आजकल आत्मनिर्भर बनने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब खोट इनकी सरकार में नहीं, बिहारियों में है जो आत्मनिर्भर नहीं बनते। उनके इस बयान के बाद विपक्ष के नेताओं ने सुशील मोदी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आरजेडी के विधायक वीरेंद्र ने सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुशील मोदी तो खुद बिहार के नहीं है, ऐसे में वह बिहार के लोगों का दर्द कैसे समझेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर सुशील मोदी चुनाव लड़ते और जनता के बीच जाते तब तो उन्हें जनता का हाल पता चलता है, पर जो पिछले दरवाजे से सदन में जाकर राजनीति करते हैं तो जनता का दर्द कैसे समझेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में आलू टमाटर की कीमत बढ़ा सकती है मुश्किलें, विपक्ष ने शुरू किया महंगाई को मुद्दा बनाना। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में उछाल से सरकार की धड़कनें बढ़ गई है। सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाकर बढ़ते दामों को नियंत्रित करने की कोशिश की है, पर आलू और टमाटर अब भी लाल है। सरकार का मानना है कि प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने का उसके पास तंत्र है, पर आलू टमाटर पहुंच से बाहर है। इससे एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती है। सरकार की मुश्किल यह है कि विपक्ष ने अभी से महंगाई को सियासी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की है। इस मंत्रालय का प्रभार लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास पासवान के पास है। लिहाजा विपक्ष इस मुद्दे पर भाजपा, जेडीयू और लोजपा को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। कोरोना महामारी की वजह से लोग पहले ही मुश्किलों से गुजर रहे हैं। उपभोक्ता मंत्रालय के सचिव लीना नंदन ने कहा कि प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए निर्यात पर रोक लगाई गई है। इसके साथ मंत्रालय कई दूसरे कदम भी उठा रहा है। प्याज की कीमत पहुंच से बाहर होती है तो केंद्र सरकार के पास बफर स्टॉक भी मौजूद है। पिछले साल के मुकाबले इस बार लगभग दोगुने प्याज का बफर स्टॉक बनाया गया है। सरकार के पास इस साल करीब 1 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक है। पिछले साल 57,000 टन था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री के 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में से एक पैसा बिहार को नहीं मिला। जी हां दोस्तों, बिहार प्रदेश कांग्रेस की वर्चुअल रैली बिहार क्रांति महासम्मेलन में बुधवार को सांसद और बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि बिहार में चुनाव आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चुनावी पैकेज देने घोषणा शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुंबई के सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बिहार में प्रधानमंत्री के पिछले चुनावी घोषणा के 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में 1 रुपया भी बिहार को नहीं मिला। गोहिल ने कहा कि बिहार परिवर्तन की धरती है और बिहार के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है और इस बार मतदान की ताकत सबक सिखाने को तैयार है। नवनिर्वाचित महासचिव और केरल के प्रभारी तारिक अनवर ने कहा कि बिहार में 15 साल में बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन जब समीक्षा की जाती है तो हकीकत कुछ और बयान करती है। उन्होंने कहा कि गंगा जमुना तहजीब में बिहार पला बढ़ा है। यही कारण है कि ध्रुवीकरण की राजनीति को बिहार नकारता रहा है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा कि देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले सैनिक भाइयों की तरह ही बिहार में जीविका दीदी, आंगनबाड़ी कर्मियों और आशा कर्मियों ने कोरोना काल में काम किया, लेकिन बिहार की सरकार ने उनके वेतन को रोकने का काम किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से फिर पूछे 17 तीखे सवाल। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में एनडीए की सरकार पर विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पर हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आक्रामक रूप से बेरोजगारी, पलायन और उद्योग धंधों के मुद्दे पर फिर कई तीखे सवाल पूछे हैं। आरजेडी नेता ने एनडीए सरकार के विकास के दावों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में क्यों है। 15 वर्षों की एनडीए सरकार बताएं कि बिहार में आईटी कंपनियां क्यों नहीं बुलाई गई, क्यों नहीं आई और क्यों नहीं आ सकती। बिहार में आईटी पार्क और सेज क्यों नहीं बन सकते। तेजस्वी ने बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, लघु उद्योग, पर्यटन, नौकरियों, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति पर तीखे सवाल पूछे हैं। उनके सवालों में बिहार में नौकरियों में बिहारियों को आरक्षण देने के भी सवाल हैं। तेजस्वी ने हर सवाल के बाद जोर देकर कहा कि 15 वर्षों की सरकार जवाब दे। तेजस्वी के सवालों से साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी और पलायन में भी बड़ा मुद्दा होगा। बिहार में केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम इत्यादि अनेकों विश्व प्रसिद्ध अनाज, फल, सब्जियों का इतना उत्पादन होता है, तो फिर इन सभी से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 15 वर्षों में क्यों नहीं लगाए गए और क्यों नहीं लग सकते। 15 वर्षों की सरकार जवाब दे।
15 वर्षों की सरकार बताए कि बिहार में तमाम मछली उत्पादन संबंधित संसाधन होने के बावजूद मछली उत्पादन को बढ़ावा देकर मछुआरों की आमदनी और उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा सकते। 15 वर्षों की नीतीश सरकार बताए बिहार में इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर क्यों नहीं लगाए जा सकते। बिहार का दूध, घी, मक्खन, चीज, पनीर, खोया इत्यादि दूसरे प्रदेशों और देशों में क्यों नहीं भेजा जा सकता। बुनकर उद्योग, लघु उद्योग और हथकरघा उद्योग के लिए क्या किया। बड़े पैमाने पर इन उद्योगों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जा रहा। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। बिहार को अब तक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित क्यों नहीं किया। सरकार विभिन्न विभागों में लंबित 4.5 लाख से अधिक रिक्तियों पर नियुक्तियां क्यों नहीं करती। नियुक्ति, भर्ती परीक्षा और प्रक्रिया को पारदर्शी तथा नियमित क्यों नहीं करती। सरकार बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 90% नौकरी आरक्षित करने का प्रावधान करने वाली हमारी डोमिसाइल नीति की मांग स्वीकार क्यों नहीं करती। आपने 15 वर्षों में बिहार में कुल कितनी नौकरियां प्रदान की। 15 वर्षों में हुई कुल नियुक्तियों का जिलेवार और वर्गवार आंकड़ा प्रस्तुत करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए में एक और खटपट। एलजेपी के बाद सबसे पुराने साथी अकाली दल ने दिखाए बागी तेवर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए के घटक दल एलजेपी की नाराजगी के बीच भाजपा को अब पुराने सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। शियत किसानों के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा नीति एनडीए सरकार से नाराज है। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने परोक्ष रूप से बुधवार को भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी पार्टी किसानों के हित के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती है। दरअसल उन्होंने संसद में पेश किए गए कृषि क्षेत्र से संबंधित 3 विधेयकों को जबरदस्त विरोध किया और केंद्र सरकार से किसानों की चिंताएं दूर करने के लिए कहा। सुखबीर बादल ने कहा, शियद केंद्र से अनुरोध करता रहा है कि कृषि से संबंधित इन तीनों विधेयकों पर जब तक कृषक संगठनों, किसानों और कृषि मजदूरों की सभी आपत्तियों का निराकरण नहीं हो जाता तब तक वह इन्हें संसद की मंजूरी के लिए पेश नहीं करें। इससे पहले मंगलवार को पंजाब के फिरोजपुर से सांसद बादल ने लोकसभा से आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 के खिलाफ यह कहते हुए वोट डाला कि यह प्रस्तावित कानून किसानों के हितों के विरुद्ध है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने बीते सोमवार को कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य विधेयक, किसान मूल्य आश्वासन समझौता विधेयक और कृषि सेवा अध्यादेश और आवश्यक वस्तु विधेयक पेश किए। ये विधेयक अध्यादेशों के स्थान लेने के लिए पेश किए गए हैं। बादल ने कहा, इन विधेयकों को पेश करने से पहले उन्हें अपने सहयोगियों एवं कम से कम उन दलों से संवाद कर लेना चाहिए था जो निश्चित तौर पर किसानों की पार्टी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने चीनी घुसपैठ पर की तीखी आलोचना। कहा, गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों की शहादत का अपमान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार की ओर यह कहे जाने पर कि पिछले 6 महीनों में कोई चीनी घुसपैठ नहीं हुई की तीखी आलोचना की है। प्रमुख विपक्षी पार्टी ने कहा कि यह गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय जवानों की शहादत का अपमान है। साथ ही इस जवाब के बाद सरकार को भारत चीन सीमा पर गतिरोध को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बुधवार को संसद के बाहर विजय चौक पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि चीन की क्षेत्रीय आक्रामकता से जुड़ी स्थिति से निपटने में मोदी सरकार के दोहरे मापदंड से देश हैरान है। उन्होंने राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा दिए गए एक सवाल के लिखित जवाब को लेकर कहा कि गृह राज्य मंत्री ने संसद में कहा कि चीन से लगी सीमा पर पिछले 6 महीनों में कोई घुसपैठ नहीं हुई। यह गलवान घाटी में 15 जून की रात शहीद हुए हमारे बहादुर जवानों की शहादत का अपमान है। पवन खेड़ा ने पूछा कि क्या गलवान घाटी में टकराव चीन की सीमा में हुआ था। क्या सरकार भारतीय सेना को ही दुश्मन के क्षेत्र में दाखिल होने की जिम्मेदार ठहरा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को चीन के साथ सीमा पर हालात को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों चीन के आक्रामक व्यवहार के बावजूद सरकार उसके साथ कारोबारी रिश्ते बनाए हुए हैं। यही नहीं, चीन से भारी भरकम कर्ज भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बात की तस्दीक खुद सरकार से मंगलवार को संसद में की। सरकार ने बताया कि बीजिंग में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक से 9,202 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। इससे चीन के साथ कारोबारी रिश्तों पर अंकुश लगाने को लेकर मोदी सरकार की नीति बेनकाब हो गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुरजेवाला का मोदी सरकार पर तंज। कोरोना महामारी की महाभारत छिड़ी है और वो गायब है। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना संक्रमित मामले 50 लाख के पार जा चुके हैं। लेकिन इन सबके बावजूद केंद्र सरकार भारत को दुनिया में कोरोना संक्रमित देशों से तुलना करते बेहतर हालातों में बताती है। केंद्र सरकार के इस दावे को लेकर ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। सुरजेवाला ने कहा है कि देश में महामारी की महाभारत छिड़ी है और सरकार गायब है। सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर इस बारे में एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। सुरजेवाला लिखते हैं, देश में कोरोना केस आज 50 लाख हुए पार। कोरोना महामारी की महाभारत छिड़ी है पर मोदी सरकार गायब है। दरअसल मोदी सरकार जिस तरह से हर समस्या को कोरोना से जोड़कर पाना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने मोदी सरकार से सवाल जवाब कर डाले हैं। मानसून
सत्र में भी मोदी सरकार ने सवाल पूछने की गुंजाइश नहीं छोड़ी, इसलिए भी कांग्रेस अपनी नाराजगी को इस तरह से निकाल रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार ने मानी चीनी बैंकों से कर्ज लेने की बात, सुरजेवाला बोले यही है झूठी राष्ट्रभक्ति। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता नरदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा विवाद के बीच भी मोदी सरकार चीनी बैंकों से गुपचुप कर्ज ले रही थी। सुरजेवाला ने बुधवार को कहा कि गलवान घाटी में सैनिक कुर्बानी देते हैं, सेना सीना ताने जान हथेली पर लिए खड़ी है। ऐसे में मोदी जी ऐप्स बैन कर तो वाहवाही लूटते हैं और चीन की सरकार के बैंक से गुपचुप कर्ज लेते हैं। यही है झूठी राष्ट्रभक्ति। नहीं चाहिए चीन का पैसा, देश के स्वाभिमान पर समझौता मंजूर नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने दावे के पक्ष में अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ की खबर का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। खबर के मुताबिक मोदी सरकार ने औपचारिक रूप से पुष्टि की है कि भारत ने सीमा पर गतिरोध के बीच चीन नियंत्रित बैंक से $1350 मिलियन के कुल 2 कर्ज लिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।